हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस कर लेंगे लर्निंग थ्योरीज़ साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरीज़। हम यहाँ पे मेन थ्योरीज़ ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। सो देख लेते हैं। सबसे पहले है थॉर्नडाइक जो थ्योरी है। उन्होंने जो ये सिद्धांत है वो 1898 में दिया था। उन्होंने एक प्रयोग किया था बिल्ली पे। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बक्स में रख दिया था और उस पहेली बक्स के बाहर भोजन रख दिया था और उस पहेली बक्स में एक सिटकनी उन्होंने लगा दी थी पजल बॉक्स में। सो उस सिटकनी के दबते ही दरवाज़ा खुल जाता था। तो बिल्ली चूंकि भूखी थी तो वो बार बार अंदर भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन उसे बाहर दिख रहा था तो भोजन प्राप्त करने के वो इधर उधर कूदती है, पकड़ने की कोशिश करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, इधर उधर दौड़ती भागती है। तो अचानक से उसे सिटकनी उसके पैरों से दब जाती है। सो जो वो दरवाज़ा है वो खुल जाता है और वो भोजन प्राप्त कर लेती है। तो ऐसा क्या होता है, ये बार बार इस का ट्रायल किया जाता है उस पर। सो एक समय ऐसा आता है कि वो डायरेक्ट जाके पहेली बॉक्स में पहले सिटकनी दबा देती है और भोजन उसे मिल जाता है। यानी कि वो सिटकनी दबाना सीख जाती है। और पुनर्बुलन का यहाँ कौन काम कर रहा है, भोजन कर रहा है, ठीक है। और अनुक्रियाएं क्या है उसकी, जो वो इधर उधर उछल रही है और सिटकनी हो गई रिस्पॉन्स, सही रिस्पॉन्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया इनका प्रयोग। ये बहुत ही फेमस है इनका जो प्रयोग ये इन्होंने किया था बिल्ली पे। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी। ही कॉल्ड इन द थ्योरी ऑफ रिलेशनिज्म, यानी संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने इसे कहा है। इसमें क्या है कि जो भी मनुष्य है, जो भी जानवर है, वो किसी भी समस्या के प्रति या किसी भी पुनर्बलन या कोई भी कुछ भी उसे प्राप्त करना है या कोई भी कार्य करना है तो वो बार बार अनुक्रियाएं करता है, बहुत से रिस्पॉन्स देता है, सही भी देता है, गलत भी देता है, लेकिन अंत में वो क्या है, एक सही रिस्पॉन्स के साथ अपना संबंध या कनेक्शन वो बना लेता है। और आगे अगर ऐसी समस्या उसके सामने आती है तो वो डायरेक्ट उस सही रिस्पॉन्स को वहाँ पे करता है और सीखता है, मतलब सीख जाता है आगे के लिए भी, भविष्य के लिए। सो इसे ही उन्होंने क्या कहा है, संबंधवाद का सिद्धांत कहा है। आगे इसे प्रयत्न एवं भूल विधि भी कहते हैं। इसे प्रयत्न एवं भूल विधि कहते हैं। जो भी मनुष्य है, जो भी जानवर है, जो भी कोई भी है, वो बार बार प्रयत्न करता है, भूल करता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर भूल करता है और अंत में एक सही अनुक्रिया वो सीख जाता है। सो इसलिए इसे प्रयत्न एवं भूल विधि भी कहते हैं। सही अनुक्रियाओं का चयन, हाँ, लास्ट में वो बहुत से रिस्पॉन्स जो है मनुष्य देता है, लास्ट में वो सही रिस्पॉन्स जो है उसको मिल जाता है, उसे वो करता है आगे और उससे एक संबंध बना लेता है, एक कनेक्शन बना लेता है अपना। आगे पुनर्बलन, फ्रॉम करेक्ट, जो भी सही अनुक्रिया है उससे उसे क्या मिलता है, एक पुनर्बलन मिलता है। वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर पुनर्बलन नहीं है कोई भी, या कोई उसे परिणाम ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिससे वो सेटिस्फाई हो, तो वो उस कार्य को करेगा ही नहीं। जैसे कि बिल्ली को सिटकनी दबाने से भोजन मिल रहा था बाहर, इसलिए वो सिटकनी दबाना सीख जाती है। अगर उसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो नहीं सीखेगी। सो पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली पर उन्होंने प्रसिद्ध प्रयोग किया था। 3 लॉज ऑफ लर्निंग, उन्होंने अधिगम जो है उसके 3 नियम बताए थे। पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि मनुष्य या जो भी है वो कितना रेडी है उस कार्य को करने के लिए, या कितना उसे ज़रूरत है उस कार्य को करने के लिए, या कोई भी इसके पीछे कोई भी पुनर्बलन है या कोई भी उसका रिवॉर्ड है या कोई भी कुछ भी है, वो कितना तत्पर है उस कार्य को करने के लिए। इस बात का सीधा असर कार्य पे पड़ता है। ओके, देन आगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी किसी कार्य को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मनुष्य जो सीखा हुआ है, अगर उसका बार बार अभ्यास नहीं करेगा तो वो एक समय ऐसा आएगा कि उसे पूरी तरह भूल जाएगा। सो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, यानी जो भी कार्य वो कर रहा है उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ रहा है, उसका भी असर उस कार्य को करने के लिए पड़ता है। अगर हमने कोई कार्य किया और उसका जो भी असर है वो हम पे बुरा पड़ रहा है या हम उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं नेगेटिव वे में, तो हम उस कार्य को भविष्य में कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो अच्छा है और हमें मतलब सुखद अनुभूति हो रही है या हमें कोई लाभ हो रहा है उससे, तो हम बार बार करेंगे। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है बहुत ज़रूरी है। और ये
बहुत ही फेमस इनका लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट। आगे इन्होंने सीखने के 5 सहायक नियम भी बताए हैं, सबऑर्डिनेट लॉज इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले मल्टी रिस्पॉन्स, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए मल्टी रिस्पॉन्स मनुष्य को करनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। एक समय ऐसा आता है कि वो सही रिस्पॉन्स देना सीख जाता है, इसलिए मल्टी रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। देन आगे मेंटल सेट एक होना चाहिए मनुष्य का या व्यक्ति का उस कार्य को करने के लिए, या उसका एटीट्यूड होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस कार्य को करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। देन आगे प्री पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, तत्वों की प्रबलता होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव तत्व अगर ज़्यादा है तो मनुष्य उस कार्य को अच्छे से करेगा। अगर नेगेटिव तत्व या एलिमेंट की उसमें बहुलता है तो वो उसको कम करेगा, जाहिर सी बात है। देन आगे सिमिलैरिटी यानी पहले जो हमने घटना कोई सीखी हुई है या कुछ सीखा हुआ है उससे रिलेटेड ही अगर हमारे सामने कुछ उस दोनों घटनाओं में अगर सिमिलैरिटी है तो हम जल्दी सीख जाएंगे। अगर हमारे सामने बिल्कुल ही अलग ही एक घटना है, बिल्कुल डिफरेंट, जिसको हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो हम उसको सीखने में टाइम लगाएंगे। आगे एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचार्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा अलग है कि इसमें जो हमने पहले सीखा हुआ है, कोई घटना हमारे सामने घटी है, हमने उसको सॉल्व किया है, लेकिन एक नई ही परिवेश में बिल्कुल अलग घटना पर भी असर पड़ता है। जैसे कि पहले हमने कोई भी चीज़ें सॉल्व की है, तो आगे कोई नए परिवेश में हम कुछ चीज़ें उस सॉल्व हुए उसमें जो भी हम मतलब प्राप्त करते हैं, एक अनुभव, उसका हम नई परिस्थिति में भी हम इस्तेमाल करते, तो उसे हम कहते हैं सहचार्यात्मक स्थानांतरण यानी एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो हम आगे की घटनाएं भी सॉल्व कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें सुना। एंड देन आगे है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलव का अनुबंधित अनुक्रिया का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था। सबसे पहले वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि शरीर वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रयोग किया था स्लाइवरी कंडीशन पर। उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर कई प्रयोग किए थे। उसमें से एक प्रयोग उनका एक कुत्ते पर था, जो कि लार में अनुबंधन के ऊपर था, यानी लार में अनुबंधन की जो घटना है उसका उन्होंने वर्णन किया था, इसमें कहा था उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था उसमें एक नियंत्रित स्थिति में उन्होंने कुत्ते को बांध दिया था। उसके बाद उसको भोजन दिया जाता है, भोजन उसके सामने रखा जाता है, तो वो एक अनुक्रिया करता है, यानी कि उसके मुंह से जो है वो लार निकलती है, लार निकालने लगता है। तो वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, और वो एक स्वाभाविक जो है वो उद्दीपन है, यानी कि यूसीएस जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस जो हो गया वो भोजन हो गया। ठीक है। कुछ टाइम के बाद इस ट्रायल के बीच में जैसे ही भोजन आता है उससे 5 सेकंड पहले घंटी की आवाज़ दे दी जाती है। तो कुछ टाइम के बाद जो कुत्ता जो है जो डॉग है उस पर वो घंटी की आवाज़ से ही लार मतलब बहने लगती है, उसकी लार निकालने लगता है। जैसे कि उसे पता चल जाता है कि घंटी बज गई, 5 सेकंड के बाद भोजन आ जाएगा। तो भोजन से पहले ही उसकी जो वो अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया, वो होने लगती है, यानी कि लार उसकी टपकने लगती है। सो ये उनका प्रयोग था। इस दिस थ्योरी डिस्क्राइब द स्लाइवरी कंडीशन, लार में घटना पर थी ये थ्योरी, वर्णन किया है इसमें। प्रसिद्ध जो प्रयोग उनका कुत्ते पर था और एक अल्बर्ट नाम के बच्चे पर था। अल्बर्ट नाम का बच्चे पर जो था वो ये था कि एक बच्चा होता है, उसके सामने उजले चूहा रखे जाते हैं, मतलब दौड़ाए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, तो उससे वो डरता नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ ट्रायल्स में जैसे ही उजले चूहे उसके सामने छोड़े जाते हैं और एक तेज आवाज़ की जाती है जिससे बच्चा डर जाता है। तो कुछ टाइम के बाद सिर्फ उजले चूहे से ही बच्चा डरने लगता है, तेज आवाज़ होती भी नहीं है फिर भी। सो ये एक अनुबंधित अनुक्रिया को सीखना होता है। प्रयोग के संप्रत्यय, प्रयोग में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। जैसे टाइम ट्रेवल बिटवीन सीएस एंड यूसीएस। यूसीएस होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे कि कुत्ते के सामने जो भोजन था वो एक तरह का उदाहरण है इस यूसीएस का। और सीएस होता है घंटी की आवाज़, यानी कि जो
कंडीशनड स्टिमुलस यानी अनुबंधित अनुक्रिया यानी घंटी की आवाज़ की जाती है। तो उनके बीच का जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। वो ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा, 5 सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए, पेवलव ने ऐसा कहा था। देन आगे है उद्दीपन सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही उस घटना को सीख लेता है कोई भी मनुष्य, तो वो उस तरह के अन्य जो उद्दीपन है, जैसे कि घंटी की आवाज़ ना कर कर तुम कुछ और आवाज़ कर दो, या और कोई घटना कर दो, या कोई दृश्य उसके सामने ला दो कि भाई अब भोजन आने वाला है, तो वो उसको भी उसी से रिलेट करके सीख लेता है। मतलब उस तरह के जो कोई भी उद्दीपन होता है उसके प्रति भी वो वैसे ही रिस्पॉन्स देने लगता है, तो उसे हम कहते हैं उद्दीपन सामान्यीकरण। आगे है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सीखते सीखते कई अभ्यासों में या कई ट्रायल्स में वो एकदम से सीख जाता है, वो एक उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन में भेद करना सीख जाता है। यानी उसे पता चल जाता है कि इसके प्रति कैसे मुझे रिस्पॉन्स करना है, दूसरी घटना के प्रति मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना है। सो ये वो सीख जाता है कई ट्रायल्स में अभ्यास करते करते। देन आगे विलोपन व स्वतः पुनर्लाभ। विलोपन ये कि अगर मनुष्य उस चीज़ का बार बार अभ्यास नहीं करेगा या बार बार उसके सामने वो घटना नहीं आएगी, तो वो धीरे धीरे उसका क्या होता है, विलोप हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है, उसकी रिकवरी नहीं होती, फिर पुनर्लाभ उसे नहीं मिल पाता। देन आगे 5 पुनर्बलन। इस अनुबंधित अनुक्रिया को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई पुनर्बलन उसे मिल रहा है या कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। पुनर्बलन से हमारा अभिप्राय जैसे कुत्ते को जैसे भोजन मिल रहा था तो वो उस क्रिया को कर रहा था, या उस अनुबंधित क्रिया यानी घंटी की आवाज़ आने पर लार को टपकाना वो सीख गया। इस तरह से कोई ना कोई पुनर्बलन होना ही चाहिए, वरना ये अनुक्रिया नहीं होगी, फिर ये रिस्पॉन्स उसका नहीं आएगा। मान लीजिए अगर हम घंटी की बार बार आवाज़ दें और भोजन ना दे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसको नहीं सीख पाएगा। फिर वो एक समय ऐसा आएगा कि वो लार टपकाना ही बंद कर देगा घंटी की आवाज़ से। देन आगे पुनरावृत्ति एवं समीपता यानी रिपीटेशन और कंटिन्यूटी। ये है कि जो भी अनुबंधित अनुक्रिया जो सीखी है उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अगर बार बार उसे ये चीज़ें रेनफोर्समेंट वहाँ पे नहीं मिल रहा है या बार बार वो क्रिया नहीं हो रही है उसके जीवन में या कभी भी, तो वो धीरे धीरे उसे ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो भी थिंकिंग है या स्मृति है या उसकी मेमोरी से वो डिलीट हो जाएगी। एंड कंटिन्यूटी, समीपता, यानी कि समीप भी होना चाहिए, जैसे कि घंटी की आवाज़ और भोजन में मात्र 5 सेकंड का ही इन दोनों में अंतर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो नहीं सीख पाएगा फिर। सो ये था पेवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देन आगे देख लेते हैं। आगे है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी साधनात्मक अनुबंधन स्किनर का। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर बॉक्स में। इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया था, स्किनर का ही नाम दिया गया था। उनके जो भी छात्र थे या जो उनके अनुसरण करते थे बाद में, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस बॉक्स का नाम ही स्किनर बॉक्स रख दिया था। उसमें उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था। चूहे पर क्या प्रयोग किया था, इस स्किनर बॉक्स में चूहे को रख दिया जाता है उसमें एक सिटकनी मतलब लीवर होता है, उसे दबाने से उसे भोजन मिलेगा। भोजन एक गोलियों के रूप में होता है भोजन। सो जैसे वो इधर उधर घूमता है, मतलब इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूम फिर सके और किसी भी रिस्पॉन्स को वो सीख सके, इस तरह का बॉक्स का जो था एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि चूहा बार बार इधर उधर घूमता रहता है तो गलती से उसके पैर से वो लीवर दब जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। आगे क्या है कि वो इधर उधर घूमने की बजाय कई ट्रायल्स में वो सीधे लीवर को दबाना, वो वहाँ पे सीख गया कि लीवर दबाना है और फिर भोजन मिलना है। तो ये था उनका प्रयोग। इसमें क्या था, इन्होंने सीखने के लिए पुनर्बलन को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। उनका मानना था यहाँ पे चूहे वाले प्रयोग में जो पुनर्बलन है वो है भोजन की जो गोलियों के रूप में उसे मिल रहा था। अगर वो नहीं मिल रहा होता तो वो लीवर को नहीं दबाना सीखता।
देन आगे फीचर्स जो है, विशेषताएं इसकी, सबसे पहले पुनर्बलन होना चाहिए, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे वो मोटिवेट हो और उस कार्य को बार बार करे। देन आगे अंतर्नोद यानी ड्राइव। इसमें क्या है कि मनुष्य के अंदर सीखने की जो इच्छा है वो अधिक होनी चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, तो उसे अंतर्नोद की यहाँ पे संज्ञा दी गई। अंतर्नोद क्या है कि जैसे कि इस जो प्रयोग था स्किनर का चूहे पर, चूहे का अंतर्नोद था कि उसे भूख लगी थी, तो इसीलिए उसने उसको लीवर को दबाना सीख लिया जल्दी। सो एक अंतर्नोद या ड्राइव अंदर होनी चाहिए, तभी किसी कार्य को करने के लिए वो तैयार होगा। शेपिंग में से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि जिस प्रकार से वो बहुत से रिस्पॉन्स देता है, अनुक्रियाएं करता है, तो एक समय ऐसा होता है कि उसके जो व्यवहार है ना उसको एक शेप मिल जाती है। वो बॉक्स में जाएगा, लीवर दबाएगा, उसे भोजन के रूप में गोलियां मिलेंगी, तो एक शेप का रूप ले लेते हैं उसकी सारी अनुक्रियाएं, तो इससे ही हम यहाँ पे शेपिंग कहा गया है। देन आगे सीखने के 2 प्रकार होते हैं, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी जो अनुक्रियाएं होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी जैसे कुत्ता भोजन देकर लार टपकाने लगता है, ये रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स है, यानी कि वो करेगा, रिस्पॉन्स दे रहा है वो। क्रिया प्रसूत अनुक्रियाएं जो होती है वो होती है जैसे कि जिसका अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे कि टहलना या बातचीत करना, या स्किनर बॉक्स में जैसे लीवर दबाना, वो इधर उधर उछल कूद रहा है और इसी से क्या होता है, गलती से वो लीवर दब जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यानी ऑपरेंट रिस्पॉन्स। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स जो होता है कि भाई उसे दिख रहा है, वो पुनर्बलन जो भी है उसे भोजन दिख रहा है जैसे, और वो लार उत्पन्न कर रहा है, तो हो गया प्रतिवादी अनुक्रिया यानी कि रिस्पोंडेंट अनुक्रिया। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है जिनकी कोई है नहीं, कोई मतलब जैसे भोजन वगैरह या पुनर्बलन कोई है नहीं, लेकिन वो ऐसी अनुक्रिया इधर उधर करता है और गलती से उसका लीवर दब जाता है, तो जो लीवर का दबना है वो क्या है, क्रिया प्रसूत।